नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, पिछले 2 दिन में लोकसभा में जो तमाशा हुआ है उसको देखने के बाद क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी ने आ बैल मुझे मार कर लिया है? वो किस मुद्दे पर विरोध करें, किस मुद्दे को उठाएं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। पहले नरवणे की किताब को ले आए जो छपी नहीं है, फिर उसके बाद अब डील हो गई भारत और यूएस के बीच में, उसका विरोध कर रहे हैं। और तो और अब एप्स्टीन फाइल को लेकर आ गए हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि उनको करना क्या है। देखिए, राहुल गांधी जो है ना, मास्टर ऑफ सेल्फ गोल है। हिट विकेट जिसको क्रिकेट में कहते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं वो जानते हैं कि हिट विकेट हो जाता है आदमी जब बहुत आगे बढ़कर और छक्के चौके लगाने की कोशिश करता है तो कई बार अपने बल्ले से ही अपनी गिल्लियां उड़ा बैठता है। राहुल गांधी ने पिछले 2 दिन में यही तरह इसी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आज भले ही पहले दिन लोगों को लगा कि अरे यार ये क्या नया आ गया। अब वो जो नया आया था, जब पहले दिन, जब संसद का पहला दिन था और आपको बात करनी थी बजट पर, आर्थिक स्थिति पर, और आप उस जगह पर संसद सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी जहां पर सरकार बहुत दबाव में, भाजपा मतलब सत्तारूढ़ पार्टी बहुत दबाव में थी। यूजीसी वाली जो गफलत हुई थी उसके कारण आप पिछले दिनों से वोट चोर गद्दी छोड़ का आप नारा लगा रहे थे। आपका ही कथित तथाकथित मुद्दा था जिसको लेकर आप ममता बनर्जी को आपने बुला लिया था। 2 दिन से दिल्ली में भटक रही हैं वो भी वोट चोर करते हुए, मतलब एसआईआर को लेकर। अब आप अचानक से गोल पोस्ट चेंज होता है और अचानक से आप पहले चले जाते हो चीन को लेकर, जिसपे आपकी विश्वसनीयता पूरे देश की नजर में सबसे अधिक संदिग्ध है। कांग्रेस पार्टी के जो लोग बहुत अपने कट्टर समर्थक होंगे वो भी कांग्रेस पार्टी पे शायद विश्वास नहीं करते होंगे। दूसरा, आप जिस व्यक्ति के साथ सुर में सुर मिलाकर मिले सुर मेरा तुम्हारा, भारत इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी बोल रहे थे, और वो जब कह रहा है कि भाई ये तो डेड नहीं, ये तो बहुत ही बढ़िया इकोनॉमी है और इसके साथ हमने 500 बिलियन डॉलर का हमने बिजनेस कर लिया, मतलब की डील कर ली, और इसमें हम आगे चल के और हम सबसे पूरे इस क्षेत्र में, मतलब भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चाइना और सारे जो इस क्षेत्र के सारे देश हैं उसमें सबसे सस्ते, सबसे कम जो टैरिफ लगाया 18% का, वो दे दिया उन्होंने। तो अब राहुल गांधी की ओब्वियसली बौखलाहट, मतलब एकदम बिल्कुल, जो कल तक कह रहे थे कि राहुल की प्रधानमंत्री के ईगो के चक्कर में मोदी का अहंकार बड़ा है, देश से बड़ा अहंकार है, और जो लोग मोदी के अहंकार को चुनौती दे रहे थे, जब जिस समय ट्रंप का अहंकार टूट के चकनाचूर हुआ उस समय वो लोग अब मोदी को कह रहे हैं कि अब उसमें तरह तरह की खुरपेच लगा रहे हैं। भाई बेसिकली अब देखिए, इंटरनेशनल जो डीलें होती हैं, जो बातें सौदे होते हैं, उनमें शब्दों में बहुत फाइन प्रिंट्स होती हैं, तो वो फाइन प्रिंट्स आएंगी। और सबसे बड़े देखा कि कहीं कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे कुछ उठाया जा सके, तो ले देकर बॉडी लैंग्वेज, और जब कुछ नहीं मिला तो अंततः कांग्रेस के पास जो सबसे आखिरी हथियार बचता है वो है चरित्र हनन। क्योंकि चरित्र हनन और किसी का कैरेक्टर एसेसिनेशन, इनका इस खेल के मास्टर हैं ये। क्योंकि ये भाई इस देश का पहला एप्स्टीन फाइल तो इन्हीं के परिवारों वाले लोग रहे, जिनके चित्र आज तक हम देखते हैं कि इनके जो नाना जी या दादाजी जो थे वो किसी कहते हैं कि किसी उसके साथ जो वायसराय था उसकी पत्नी के साथ ये जो थे वो एक तरह के हनी ट्रैप में थे, और उसके चक्कर में उन्होंने क्या क्या किया। इसके अलावा भी बहुत कुछ उनके परिवार की कहानियां आज पब्लिक में, किसी से बताने और किसी तरह की छुपाने की बात नहीं है, पब्लिक में सब लोग सार्वजनिक रूप से जानते हैं। अब आप फिर उसके बाद आपकी दादी थी, उनका जगजीवन राम का कांड सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से बाबू जगजीवन राम के बेटे को इन लोगों ने उसी तरीके का एप्स्टीन टाइप का ही एक कहानी कर। तो अंततः जब आपके पास कुछ नहीं बचता है तो प्रधानमंत्री के जिसके चरित्र पर, जिनके पूरे 2022 से अगर लगाए, 2002 से अगर लगाएं प्रधानमंत्री का जो राजनीतिक करियर है, उसमें कहीं एक ब्लॉट नहीं है, कहीं एक दाग नहीं है। तो कभी आप कहीं का एक रैंडम जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है, 50 लोगों के साथ उठता बैठता है दिन भर में, आप एक किसी के साथ एक फोटो लाते हो और उस फोटो को एक खास तरीके से कट करके दिखाते हो और कहते हो कि जी कुछ भारत मोदी जी का कुछ चल रहा है। तो ये कांग्रेस की जो शैली है, अंततः वो अपनी पूरी जो बची खुची विश्वसनीयता थी पिछले 13-14 वर्षों में, जो विशेष रूप से कॉमनवेल्थ और उसके बाद जो है गेम्स के बाद जो तेजी से क्षरण हुआ था, उनके घोटाले खुलकर सामने आना शुरू हुए थे,
और वो कुल मिलाकर अब वो उसको और वो रसातल में पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो अब वो राहुल गांधी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरी बॉल जो है वो कौन सी है, मतलब किस कोर्ट पे मुझे खेलना है। वो तीनों पे एक साथ वो बैटिंग कर रहे हैं, तीनों पे एक साथ, और तीनों उनकी कमजोर पिचें हैं। जिस दिन इन प्रश्नों के उत्तर संसद में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने देना शुरू किया, यही राहुल गांधी मुंह छुपाते नजर आएंगे और उनके पूरे 3 पीढ़ियों की धज्जियां, उनकी बखिया उधेड़ी जाएगी। तो उनके समर्थक भी मुंह छुपाते फिरेंगे कि उन्होंने क्या कर दिया, क्या गलती कर दी। उनकी पार्टी के नेता कैसे कह रहे हैं? आप राहुल गांधी को बहस करते हुए सुनिए लोकसभा अध्यक्ष से। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इस बात को बार बार बोलते हैं, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसलिए मैं बोल सकता हूं। उनको बार बार कहा जाता है कि आप जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उस पर बात कीजिए, लेकिन वो फिर पहुंच जाते हैं नरवणे की किताब पर। और फिर वो ऑथेंटिसिटी क्या है सर? कारवां नाम की एक मैगजीन है। कौन है कारवां नाम की मैगजीन सर? कोई कम्युनिस्ट चलाता है ना, कोई कॉमरेड चलाता है, वामपंथी विचारधारा वाली। वहां से वो छपे हैं नरवणे की किताब के कुछ पन्ने, उनको लेकर घूम रहे हैं पिछले 2 दिन से। देखिए, जो कारवां मैगजीन है उसको कौन चलाता है और कैसे चलाता है उस पर आएंगे। उससे पहले जो राहुल गांधी के अहंकार की आपने बात की कि किस तरीके से वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इस चीज को लेकर वो इतना ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हो, कोई पता नहीं कौन हो, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति हो। आज उन्होंने जिस तरीके की भाषा जो कर रहे हैं पिछले दिनों से, पहला दिन था उस दिन भी वही था, और दूसरा दिन जो उनका था, जो टोन था, जो सभापति थे उनसे कह रहे कि आपकी इस भाषा से मुझे प्रॉब्लम है कि आप परमिशन दोगे। यहाँ प्रधानमंत्री भी कहता है कि अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ये काम कर रहा हूं, आपकी परमिशन से। यही शिष्टाचार है, संसदीय शैली का ये शिष्टाचार है। और ये व्यक्ति नेहरू खानदान का जो वारिस है, जो शहजादा है, ये कह रहा है कि मैं तो इस देश के संविधान, देश की संसद सबसे ऊपर हूं। मैं कौन, तुम कौन होते हो मुझे परमिशन देने वाले? मैं परमिशन, मैं खुद से, मैंने अपने आप को परमिशन लिया है और मैं दूंगा परमिशन तुमको कि तुम बोलो। ये जो राहुल गांधी की शैली है, ये शैली ही सबको देश में, ऐसा नहीं कि इसमें किसी को कहने की आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति अंधा भी है वो देखकर, मतलब वो भी उस चीज को भांप लेगा कि ये व्यक्ति कितना, आज भी इतने 100 करीब चुनाव हार चुकने के बाद भी अगर इस व्यक्ति के अंदर इतना अहंकार है, जिसको खुद की उसकी पार्टी का नेता कह रहा है कि व्यक्ति हिटलर है और ये आदमी डिक्टेटर है, जो अपनी पार्टी की बैठकों में किसी की नेता की और वरिष्ठ नेताओं की बात नहीं सुनता, जो एक मद में, मतलब एक मतांध है बिल्कुल, एकदम जो एक व्यक्ति होता है जो किसी की सुनने, किसी को समझने को तैयार नहीं है। उसका व्यवहार जिस तरीके से इस गर्मी के मौसम में टी-शर्ट, सर्दी के मौसम में टी-शर्ट पहन के आ रहे हैं और बिल्कुल वो जिम वाले किसी अपनी मुश्कें दिखा रहे हैं वहां संसद में बैठकर, तो ये पूरी हरकतें राहुल गांधी को इस देश की नजरों में गिरा ही नहीं रही हैं, बल्कि उनको रसातल में पहुंचा रही है, उनके साथ साथ उनकी पार्टी को। तो दूसरी बात, आपका जो प्रश्न था वो कारवां मैगजीन वाला। अब देखिए, कारवां मैगजीन कांग्रेस इकोसिस्टम का बहुत कम लोग जानते हैं। जो लोग हिंदी पढ़ते हैं वो लोग बहुत ने नाम सुना अवश्य होगा, लेकिन ये इसकी गहराई कितनी है, किस तरीके से कांग्रेस के तंत्र से जुड़ी हुई ये पत्रिका है, ये हमको सबको जानना चाहिए। बचपन में हम सभी लोगों ने, या अभी भी कई लोगों ने पढ़ते होंगे, जो सरिता मैगजीन एक हुआ करती थी जिसमें छपा करता था कि तुलसीदास हिंदू समाज के पथभ्रष्टक। इसी तरीके से हिंदू धर्म के विरुद्ध उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं और पुस्तकें छाप रखी हैं। दिल्ली के झंडे वालान में उनका प्रेस है, दिल्ली प्रेस उनका नाम है। और ये वो मीडिया समूह है दिल्ली प्रेस, जो आज से नहीं बल्कि स्वतंत्रता के बाद से ही हिंदू धर्म से घृणा और हिंदू धर्म से के विरुद्ध दुष्प्रचार से जुड़ा। और इसके अलावा वो सॉफ्ट पॉर्न की वेबसाइट का ग्रुप है, जो आपको याद होगा कि एक सरस सलील करके एक छोटी सी 3 रुपए की पत्रिका होती थी, जो रेलवे स्टेशनों और सब बस स्टैंडों पर बिका करती थी। अब आजकल है या नहीं मुझे नहीं मालूम। वो उसमें केवल वही अश्लील चित्र, अश्लील कहानियां और यही, तो वो उनकी अश्लीलता का जो बाजार है वो राजनीति में आ गया है। पहले भी वो यही काम करते थे, सरिता वगैरह में हिंदू धर्म के विरुद्ध घृणा फैलाते थे, और अब वो कारवां मैगजीन चलाते हैं, जिसमें सारे जितने ये इस तरीके के खास तरह के पत्रकारों का, उनका एक मंडली है। और ये पत्रिका जो है भारतीय सेना, भाजपा तो छोड़ दीजिए, वो राजनीतिक दल है, लेकिन ये एक ऐसी पत्रिका है जिसके निशाने पर भारतीय सेना बहुत लंबे समय से है। कभी भी आपको भी किसी को भारतीय सेना के अगेंस्ट कुछ छपवाना हो, आप चले जाइए झंडे वाला में उनका ऑफिस है, आप उनको दे दीजिए, वो छाप देंगे। उसको ऑथेंटिकेट भी नहीं करेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है उनको सत्यता और उसकी। और इस देश में वो प्रेस की फ्रीडम की आड़ में ये मतलब ये पैम्पलेट छप रहा है और लंबे समय से छप रहा है। ये फेक न्यूज की एक जानी मानी पत्रिका है।
और ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पे विश्वसनीयता करके इसको विश्वसनीय मानते हुए संसद में इसको रखना, संसद में इसके आधार पर कुछ बोलना, ये संसद का अपमान है। जो पत्रिका अपने अंदर से डूबी हुई भारत, हिंदू धर्म और भारत के राष्ट्र और भारत की सेना के विरुद्ध जो है वो दुर्भावना रखती है, उसको आप वहां पर कोट कर रहे हो। और ये कोट करने वाला कौन व्यक्ति है? जो भारत की संसदीय प्रणाली का हिस्सा कहता है अपने आप को। तो सबसे पहली आपत्ति तो वही होनी चाहिए। तो मेरा मुझे लगा कि जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि बोलने देना चाहिए, क्या जाता है, बोल के निकल जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ तो है नहीं भाई। जनरल नरवणे ने जो पुस्तक में जिसको तथाकथित रूप से कहा जा रहा है कि वो हिस्सा हटवा दिया गया, वो हिस्से में बोला क्या? यही तो बोला है कि भाई रक्षा मंत्री ने कहा कि आप उचित कार्रवाई करिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पहले भारतीय सेना जब आपके समय में सेना को खुली छूट नहीं मिलती थी तो उसी का तो विरोध था। आज अगर भारत की सरकार की भारत की सरकार कह रही है सेना से कि आपको जो ठीक लगे करो, मारो आप उनको, तो यही तो कहा है। हाँ, चूंकि एक मर्यादा होती है सेना के अधिकारियों को लेकर कि भाई वो रिटायरमेंट के कुछ वर्षों तक उनको पुस्तकें नहीं लिखनी होती हैं। सरकार को कोई छुपाने का कारण नहीं है, सीधी बात है कि भाई इस तरीके की एक परिपाटी चल पड़ेगी आगे चल के, वरना तो इसमें क्या है, ये तो सरकार के फेवर में है। लेकिन जब उन्होंने रोका तो ये गलत परिपाटी ना पड़े, इसलिए सरकार ने रोका। और जब रोका, और वो भी सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी दूसरी पत्रिका में, किसी ढंग की पत्रिका में छपी होती है, मतलब एक 3rd C ग्रेड की एक पॉर्न मैगजीन में छपी हुई कहानी को आप संसद में लाकर कोट कर रहे हैं, तो ये राहुल गांधी का दिमागी दिवालियापन भी बता रहा है। और ये इस देश का मतलब सोचने वाली बात है कि ये कैसे हम उस पर आज बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं, और किस तरीके का क्या पतन जो है इस देश का हुआ है पिछले वर्षों में, मतलब विपक्ष की राजनीति के चलते। तो कुल मिलाकर अब यही बात आ रही है कि भाई कारवां पत्रिका को आप किस तरीके से नहीं कर सकते हैं। और ये पत्रिका, इसकी सच्चाई अभी धीरे धीरे लोगों के सामने अब आ ही रही है। सोशल मीडिया पर उनके पुराने कारनामे आ रहे हैं कि ये क्या क्या करते रहे, और जिसको अभी भी संदेह है वो सरस सलील खरीद के पढ़ ले, उसमें जिस तरीके की फोटो छपती हो वही स्तर है उसका। सर ये समझाइए कि गलवान के बारे में उस तथाकथित किताब में जनरल नरवणे ने लिखा है, राहुल गांधी तो पूरी बात में डोकलाम डोकलाम ही करते रहे। उनको डोकलाम इतना क्यों याद है? क्योंकि डोकलाम के समय जब भूटान में भारत और चाइना की सेनाएं आमने सामने, तो राहुल गांधी तो चाइनीज अम्बेसडर के घर में चाय पार्टी कर रहे थे अपनी दीदी और जीजू जी के साथ। तो डोकलाम डोकलाम ही करते रहे, क्योंकि गलवान की बात थी उसमें। और अगर वो तथाकथित किताब जो है, जिसको छापने की मंजूरी नहीं दी डिफेंस मिनिस्ट्री ने, भारत सरकार ने, तो फिर उस किताब के ये पन्ने कारवां तक किसने पहुंचाए? कौन हो सकता है? क्या आपको लगता है कि जनरल नरवणे ने किया? क्योंकि मेरी किताब होगी तो मैं ही उसके पन्ने यहाँ बांटती फिरूंगी, कोई और की तो हिम्मत नहीं होगी। तो यहां पर कल्प्रिट कौन है? देखिए, मतलब कल्प्रिट तो कोई भी हो सकता है, जो जनरल नरवणे भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो 2 पुस्तकें हैं। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी पब्लिसिटी का चस्का, ये बहुत बड़ी समस्या इससे उजागर हुई है कि एक पब्लिसिटी का चस्का जो बड़े बड़े लोगों को लग जाता है। देखिए, नेता को लगता है क्योंकि नेता पब्लिसिटी पे ही चलता है, अगर वो पब्लिसिटी ना हो तो नेता नेता नहीं रहेगा, वो मर जाएगा, राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएगा। लेकिन सेना को, ब्यूरोक्रेट को, जजों को, इन लोगों को पब्लिसिटी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पब्लिसिटी जो है उनका क्षेत्र नहीं है, उनको एक समय का कार्यकाल मिलता है और उस कार्यकाल में उनको अपना कार्य करना होता है। अब जनरल नरवणे जो है वो मतलब एक समय चर्चा थी कि सीडीएस बनेंगे, सीडीएस नहीं बन पाए। हो सकता है कि उनके मन में कोई मलाल हो सकता है उनको कोई दुख हो। अब मतलब मुझे मालूम नहीं, मैं केवल हो सकता है के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जनरल नरवणे जो थे, जब अभी सर्विस में थे, तभी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी। अब इसको उन्होंने कहा कि मैंने फिक्शन के तौर पे, कैंटोनमेंट मतलब जो सेना का क्षेत्र होता है वहां के कुछ उस पे इन्होंने कॉन्स्पिरेसी एक पुस्तक लिखी। अब आप अगर इतने ही अच्छे राइटर हो, सेना की नौकरी छोड़ दो और जाओ आप राइटिंग करो। चेतन भगत और इस तरीके के जो फर्जीवाड़े, जो फ्रॉड लोग बैठे हुए उनकी तरीके से आपको लेखन करना चाहिए। आप सेना में हो, आप गोली चलाने के लिए हो, रणनीतियां बनाने के लिए हो, आप देश का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो। अब ये पुस्तक उन्होंने लिखी। अब उसके बाद ये पुस्तक अब इनकी ये दूसरी आ जाती है, जहां पे पिछले को तो चलो आपने फिक्शन वर्क कह दिया तो छूट गया कि चलो ठीक है जाने दो। अब ये एक सेना के एक संस्था के तौर पर सेना के लिए सोचने का समय आ गया कि क्या सेना के अधिकारी किताबें लिखते फिरेंगे? आपको मतलब लेखन कार्य के लिए पत्रकार और लेखक पड़े हुए हैं ना, उनसे आपका रिटायरमेंट के बाद आप कुछ समय बाद जब वो हवा बह के निकल जाए तो आप लिख दो। अभी भी तो वो चल ही रहा है। दूसरी बात है कि जनरल नरवणे ने खुद दिया है या नहीं दिया, अगर हम इसको छोड़ भी दें, तो इस देश में जो प्रकाशन उद्योग है, जो किताबें छापते हैं, उनमें हार्डकोर कम्युनिस्ट आज भी बैठे हुए हैं।
वही पूरी पब्लिशिंग इंडस्ट्री को चलाते हैं, और वो लोग भी लीक कर सकते हैं। जैसे कि नटवर सिंह की जब पुस्तक आई थी, तो जो सोनिया गांधी के बारे में बहुत उसमें बड़ी बड़ी बातें थी, शायद रूपा प्रकाशन था अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें भी राहुल गांधी की हरकतों, राहुल गांधी की मानसिक स्थिति के बारे में नटवर सिंह, जो कि बहुत परिवार के अंदर के व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई थी, लेकिन उन सारी चीजों को पब्लिशर ने सोनिया गांधी तक पहुंचा दिया था, और फिर बाद में उसमें से नटवर सिंह को हटाना पड़ा था वो सब हिस्सा। तो वो भी एक कांड है जो बहुत कम मीडिया में आया है, लेकिन वो है। तो इस देश में पब्लिशिंग इंडस्ट्री पे अभी ठीक है, सिस्टम तुम्हारा है, सरकार तुम्हारी है, तो सिस्टम हमारा है, उसमें पब्लिशिंग इंडस्ट्री, मीडिया एक बहुत बड़ा उसका हिस्सा है। तो ये हो सकता है कि प्रकाशक ने भी पहुंचाई हो, जनरल नरवणे ने नहीं पहुंचाया हो, लेकिन उनको पहली बात तो किताब नहीं लिखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर वो चीज छपी नहीं है तो आप उसको लीगली कोर्ट नहीं कर सकते हो, कानूनी रूप से वो कोई उसको नहीं कर, क्योंकि किताब ऐसे नहीं होता कि मैं गया और छाप आया। किताब का एक ISBN नंबर होता है, उसकी एक सर्वाधिक उस पर लिखा होता है कि सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन है, तो उसमें जो शब्द लिखे हैं बस उनको ही आप कोट कर सकते हो, बाकी आपकी कल्पना है, आप उस किताब के नाम पर कुछ भी बोल सकते हो। तो ये एक सामान्य सी मर्यादा है, जो राहुल गांधी के लिए कोई मर्यादाएं लागू होती नहीं है। तो राहुल गांधी तो कुछ भी कोट कर सकते हैं। वो तो जो मनोहर पर्रिकर का जब निधन हो जाता है तो वो व्यक्ति कहता है कि जब वो मैं आखिरी बार उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मुझे ये बताया था। तो जो व्यक्ति मृतक हो चुके व्यक्ति को लेकर झूठ बोल सकता है, जिसकी कोई मर्यादा नहीं, जो एक झूठ और फरेब की दुनिया से ही पैदा हुआ और उसी में सना हुआ व्यक्ति है, उससे हम क्या आशा करें। लेकिन मर्यादाएं राहुल गांधी की नहीं है, वो तो हमने देख लिया संसद में जिस तरह के तमाशे हो रहे थे, कैसे एडमेंट थे वो कि वो इस पे बात करेंगे। पीएम मोदी के कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा, राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा, ये बातें कहां हो रही थी? लोकसभा के अंदर खड़े होकर। लेकिन अगर मर्यादा की बात करें तो जनरल नरवणे की मर्यादा क्या है सर? वो एक हमारे थल सेना के उच्चाधिकारी रहे हैं, चीफ रहे हैं, उनको तो बहुत सारे ऐसे राज पता होंगे जो पब्लिक डोमेन में कभी आने ही नहीं चाहिए। राष्ट्र सुरक्षा के हिसाब से उनको तो अपनी जुबान कभी खोलनी नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है उनकी तो ऐसी प्रतिज्ञा होती होगी अपनी नौकरी के प्रति कि मेरे अंदर जो राज है मेरी चिता तक जाएंगे। तो उनको क्या सूझी ये सब बोलने की, और उनको क्यों सूझी कि मैं किताब लिख डालूं और गलवान का जिक्र करूं? सर भले ही वो अनपब्लिश्ड रह गई, लेकिन बातें तो खुलकर सामने आ गई। और एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी तो होता होगा। मुझे भी पता है एज ए जर्नलिस्ट मेरा क्या कर्तव्य है, आपको भी पता है, हम भी बहुत सारी बातें जो पता होती है वो नहीं बोलते हैं। तो वो तो इतने बड़े ओहदे पे थे सर, उनकी तो कितनी बार रक्षा मंत्री से बातें हुई होंगी, कितने सारे मुद्दे होंगे, कितनी बार प्रधानमंत्री से बात हुई, कितनी स्ट्रेटेजीज उन्होंने बनाई होंगी, क्या वो सबकी सब उगल कर रख देंगे? देखिए, बात वही है कि अंततः जो पब्लिसिटी का चस्का है ना, ये बड़े बड़ों को, मतलब एक कुछ हमारे कहते हैं ना कि कंचन कीर्ति कामिनी, तो कुछ लोगों को कीर्ति चाहिए होती है, उनको एक बड़ा पद का लालच था, हो सकता है। मतलब मुझे इस बारे में चूंकि कोई जानकारी नहीं है कि क्या उनका मोटिव था, किसने किया, कैसे किया, लेकिन अगर किया भी तो उन्होंने जो बताया है कोई ऐसा विस्फोटक नहीं है। 2 घंटे के अंदर प्रतिक्रिया हो जाती है, 2 घंटे के अंदर भारतीय टैंक चल पड़ते हैं, और तीसरे घंटे में चाइना जो है वो सफेद झंडा लहराना शुरू कर देता है। ये तो भारत की और भारतीय सेना की शक्ति है जो वो बता रहे हैं। तो ऐसी कोई समस्या भी नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने बहुत कोई आपत्तिजनक या कोई ऐसी चीज नहीं बता दी जिससे भारत के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। कोई उन्होंने गलत नहीं बताया है। हाँ, उनको नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो लिखा भी है उसको भी आप मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हो। आज भाषा देखिए आपने संसद में, जो मंगलवार को राहुल गांधी ने जो जिस तरीके से बोला कि आवर सोल्जर्स वेर किल्ड, आप भारतीय सेनाओं को, मतलब ये व्यक्ति था कुछ दिन पहले बोला था कि चीन ने हमारे सैनिकों की पिटाई कर दी। मतलब इस भाषा कोई व्यक्ति भारतीय अपने अगर पिटा भी होगा तो भी नहीं बोलेगा। और वहां तो अब आंकड़े आ चुके हैं कि भाई भारतीय सेना सैनिक जितनी संख्या में वहां बलिदान, सैनिकों का बलिदान हुआ, उससे 2-3 गुना संख्या में चीन के सैनिक मारे गए और उनका नुकसान हुआ। आप भारत के नेता हो या किस देश के नेता हो, आपकी निष्ठा किससे जुड़ी हुई है? वस्तुतः देखिए, आज जो पूरी उनकी भाषा थी वो ले देकर अब बौखलाहट से निकल जन्मी थी। वो भारत की के प्रति और भारतीय सेना के प्रति घृणा उनकी कारवां मैगजीन से ज्यादा है।
उनकी उनकी समस्या वही है कि भाई भारत कैसे चीन को धकेल दे रहा है, कैसे आज चीन के साथ भारत के संबंध सामान्य होने की तरफ है, कैसे भारत ने आर्म ट्विस्ट कर जो एक अमेरिका ट्रंप का जो एक गुंडागर्दी थी उसके आगे नहीं झुकते हुए एक अच्छी डील कर ली। तो कुल मिलाकर वो अपनी खींच निकालने के लिए वही पुराने जो उनके तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो उस पर वापस लौट रहे हैं। बाकी अब कांग्रेस पार्टी के पास मुंह छुपाने का कुछ है नहीं। अब मजा इसमें तब आएगा जब इनके जो तथाकथित जो सो कॉल्ड बातें हैं, जो जो आरोप कहा जा रहा है, जिनको मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया को भी मतलब मजाक ही है कि वो कुछ भी जो अनाप शनाप व्यक्ति बोलता है उसको एज इट इज उल्टी कर देंगे, उसको दिखाएंगे। भाई क्या दिखाना है आपको? जो चीज कानून के कोर्ट में नहीं खड़ी हो सकती, जो संसद में रखी नहीं जा सकती, और ये नियम राहुल गांधी के बाप दादाओं ने ही तो बनाया है। ये जो संसद के नियम है, संसद की जो मर्यादाएं हैं, वो नरेंद्र मोदी ने तो बनाई नहीं है, वो तो पिछली सरकारों के समय बनी हुई है, और उस पर आप भी आपके ही सरकारों के दौरान बनाई गई हैं। आज आप अगर उनको खुद भी पालन नहीं करना चाहते हो तो आप इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हो, आप इस देश के प्रति एक ईर्ष्या रखते हो, एक जलन रखते हो। आज अगर भारत 18% टैरिफ अमेरिका जैसे देश के साथ कर पाता है, आज भारत अपने इंटरेस्ट को बचा पाता है, अपने किसानों, अपने डेयरी उद्योग और अपने मत्स्य पालन को बचा पाता है उस बुली से, तो आपको इससे परेशानी है, सीधी बात है। और आप इसके कारण ये नरेंद्र सरेंडर और इस तरीके की फालतू की बातें कह रहे हो। सरेंडर तो कुछ नहीं, वो आप नरेंद्र से का शब्द होगा, लेकिन आपके मन में ये कि भारत सरेंडर करे, और वो हो नहीं रहा है। डील को लेकर भी तो कितनी मिर्ची लगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सोमवार आधी रात को ये डील हुई है, ऐसी अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने की कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया, सर्जियो गोर ने मैसेज किया, पोस्ट किया सोशल मीडिया पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया, और उसके थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट डाल दिया। तो सवाल क्या उठाया गया संसद में कि 4 महीने से जो डील चल रही थी, अचानक ऐसा क्या हुआ सोमवार आधी रात को कि डील हो गई? सर ये कैसा सवाल है? जो बातचीत चली आ रही है कभी तो सिरे चढ़ेगी। यही कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि मोदी जी अपने अहंकार की वजह से डील नहीं कर पा रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है, भारत को कहां ले जा रहे हैं। अब जब डील हो गई तो उल्टे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सोचिए कहना क्या चाहते हैं, और जो बातें सदन में नहीं बोल पाते, बाहर के पत्रकारों से जब बोलते हैं और पत्रकार ये पूछते हैं कि आप ये बात किस बिना पर कह रहे हैं, आप कारवां मैगजीन को कोट क्यों कर रहे हैं, जो किताब पब्लिश नहीं हुई उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं संसद में, तो कहते हैं आप तो बीजेपी के एजेंट हैं, आप तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। तो उनसे कोई पूछे तो क्या पूछे? देखिए, वो तो सबको बीजेपी का एजेंट, तो वो अपने ही पत्रकारों को बुला के अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने ही जो अपने उनके मतलब उनके जो किचन जर्नलिस्ट है, मतलब उनको ही बीजेपी का पत्रकार बोलते रहते हैं वो लोग, तो उसकी तो अब उनकी बात ही क्या कहें। देखिए, अंततः जो कल हुआ परसों रात को, जो जब डील की घोषणा होती है, डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पे बताते हैं, खबर आती है, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। मतलब ये तो क्रेडिबिलिटी है अमेरिका के राष्ट्रपति की कि किसी ने बहुत देर तक सन्नाटा छाया रहा कि भाई कुछ भी झूठ बोल सकता है, रात पता नहीं क्या ट्वीट कर दिया होगा इस पे कोई। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो ट्वीट आता है, तब जाकर ब्रेकिंग न्यूज चलनी शुरू होती है, तब जाकर खबरें शुरू होती हैं। तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि इस विश्व में एक दरोगा है, वो अमेरिका है। उसी अमेरिका से जब 2007-8 में आप न्यूक्लियर डील कर रहे थे, तो ये इन्हीं के मनमोहन सिंह की सरकार उनके चरणों में लंबवत लेटी हुई थी, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार। और भारत के सांसदों को खरीदने के लिए अटैची भर भर के पैसे अमर सिंह के माध्यम से अमेरिकी दूतावास से आ रहे थे। उस समय जो कैश फॉर वोट और कैश फॉर क्वेश्चन जो तमाम सब हुआ करते थे, जो संसद में हंगामा हुआ था, वो किस लिए हुआ था? न्यूक्लियर डील कर रहे थे। ये तो डील है, बिजनेस डील है, ट्रेड डील है। लेकिन इन्होंने 2008 में एक डील की थी न्यूक्लियर डील के नाम से। उस न्यूक्लियर डील का एक क्लॉज था कि भारत में अगर कोई, जो अमेरिका की कंपनियां भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर खोलेंगी और यहाँ पर किसी उनके न्यूक्लियर रिएक्टर में ब्लास्ट हो जाए या किसी तरह का न्यूक्लियर लीकेज हो जाए और बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हो जाए, तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनेगी, वो एक भी पैसा उनके पर नहीं हर्जाना, भारत की किसी कोर्ट में उनके खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता। जो उस वक्त भाजपा के विरोध के कारण वो नहीं होने पाया था। आप अगर एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष होते, अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष होते, तो आज आप ये भी कह सकते थे इस पूरे डील के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कि हमने दबाव बनाया इसलिए हो गया। हो सकता है कि आपके कुछ चमचे चापलूस जो है इस बात पे विश्वास कर लेते, लेकिन आप खड़े हो जा रहे हो भारत के विरुद्ध, बार बार आप भारत के विरुद्ध खड़े हो रहे हो। हाँ, मतलब आप इसका स्वागत देखिए, आप इसके कुछ पॉइंट्स पे, अभी तो बहुत फाइन प्रिंट आई नहीं है, आप कुछ पे सवाल पूछ सकते थे, सवाल पूछने पे उत्तर सरकार को देना पड़ता, लेकिन आप उत्तर चाहिए कहाँ किसको? आप तो सीधे सीधे करो सरेंडर हो गया जी, बिक गया। अब जो उसमें एक शब्द बोला है कि वी विल मूव टुवर्ड्स जीरो टैरिफ,
मतलब कि भारत, अमेरिका से जो भारत में उत्पाद आते हैं उनको उनके लिए टैरिफ जीरो करने की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उसका ना तो कोई टाइम टेबल तय हुआ है, ना तो अभी कोई किसी, जो टैरिफ आज की तिथि में है वही कल भी रहेगा। अब सीधी बात है कि भाई देखिए, अब भारत के पास, अब भारत इस बीच में जो ट्रंप ने अपनी बेवकूफी की, तो उस बेवकूफी के कारण अब भारत केवल अमेरिका पर आश्रित नहीं, आज भारत के लिए यूरोप का बाजार खुल चुका है, आज भारत के लिए साउथ एशिया का पूरा बाजार खुल चुका है, पूरा ईस्ट एशिया का बाजार खुल चुका है। तो भारत जो है वो सहज स्थिति में है। टुवर्ड्स जीरो जाने में एक कंपटीशन, मार्केट में सब कुछ कंट्रोल्ड ही नहीं होता है, कुछ कंपटीशन भी होता है, कुछ मार्केट फोर्सेस भी कुछ चीजें तय करती हैं। जब आपका प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, जब आपके प्रोडक्ट में कंपटीशन होगा, तो बहुत सारे टैरिफ आगे समय के साथ साथ बदलते भी रहते हैं। ये कोई स्टैटिक चीज नहीं है कि आज तय हो गई और वो अगले जन्मों जन्म तक वही रहेगी। और दूसरी बात है कि अभी किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं है। सीधी बात है कि यथास्थिति पर ही सीधे 18% का टैरिफ आ गया है, जो कि 50% से आया है, जो कि पाकिस्तान से 1% कम है। पाकिस्तान का पूरा उद्योग, जो कपड़ा उद्योग और तथा सारा कुछ जो उनका धंधा पंधा था, वो सब जो है वो अगले 1 साल में देख लीजिएगा कि पाकिस्तान जो अभी आटे के लिए लड़ रहे हैं, हो सकता है अभी कुछ दिन बाद बाकी चीजों के लिए भी, मतलब उनकी कंगाली अभी आने वाले समय में बहुत देखने को मिलेगी। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जो तिलमिलाहट है, वो तिलमिलाहट के पीछे कहीं ना कहीं उनकी गर्भनाल पाकिस्तान से भी जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उनकी गर्भनाल और चीन जैसे अपने जो वहां पे उनके मास्टर्स बैठे उनसे भी जुड़ी हुई है। तो उनके हितों को लेकर भी बेचारे ऐसा लग रहा है कि दुखी हैं कि भाई हमारे पाकिस्तान का क्या होगा या चीन का क्या होगा। सर, जो राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप के राग में राग गा रहे थे, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत की इकोनॉमी डेड है, तो राहुल गांधी ने भी तुरंत कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड है। वो भूल गए कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति, मैं तो भारत में ही रहता हूं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा। और अब वही डोनाल्ड ट्रंप जब कह रहे हैं कि बड़ी ऐतिहासिक डील हो गई, हम ये कर रहे, वो उस पर यकीन नहीं हो रहा है उनको उन्हीं चीजों पर यकीन होता है जो भारत के खिलाफ होती हैं। तो ये क्या दर्शाता है? राहुल गांधी ने कहा ना कि हमारी तो देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे थे, हमारी तो राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे थे, इसलिए मुझको नरवणे वाला मामला लाना पड़ा। तो भाई वो मामला सामने लाकर क्या आपने अपनी देशभक्ति प्रूव कर दी? आपने तो हमारी सेना को कटघरे में खड़ा कर दिया। आप पहले से ही करते आ रहे, थोड़े दिन पहले तो कह रहे थे ना कि सेना में तो ऊंचे पदों पर ओबीसी SC ST जाते ही नहीं है, वहां भी जात ढूंढ रहे थे। तो जब वो नेशनल सिक्योरिटी की बात की तो संसद में उनके पीछे बैठे उन्हीं के सांसद ठाके लगा के हंसने लग गए, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये इससे बड़ा जोक कुछ हो नहीं सकता कि राहुल गांधी नेशनल सिक्योरिटी पे बात करें, क्योंकि उनका नेशन इंडिया तो है ही नहीं। वो नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे होंगे, वो भारत के लिए बोलते नहीं है, सीधी बात है। तो इसलिए उनके सांसद जो थे, वो सांसद तो बेचारे मजबूरी में, ठीक है पार्टी का टिकट मिला था, जीत के आ गए, लेकिन अंततः तो उनको भारत में ही रहना है। राहुल गांधी का क्या, कल को इटली चले जाएंगे। देखिए बात वही आती है कि राहुल गांधी से एक, चूंकि मानसिकता का अंतर है, क्योंकि वो भारत से अपने आप को कनेक्टेड नहीं पाते हैं। वरना तो अगर आप जिस समय न्यूक्लियर डील का भी मैंने याद किया कि न्यूक्लियर डील जब हो गई थी तो भाजपा भी उसमें कहीं ना कहीं साथ थी, भाजपा ने भी साथ दिया था, क्योंकि वो जरूरी था उस वक्त बहुत आवश्यक थी वो डील, और भाजपा ने साथ दिया था। जो उसकी कुछ क्लॉजेस बदलवाए, कुछ छोटे छोटे करेक्शन कराए, मतलब कहीं ना कहीं वो साथ दिया था। मतलब मेरा मतलब ये नहीं कि एकदम बिल्कुल सपोर्ट किया था, लेकिन उसको थ्रू होने दिया था, उसमें अपने इश्यूज को किया था, उसमें संसद में उसको कॉन्टेस्ट भी किया था। मेरा ये कहना चाह रहा था, लेकिन उसको लेकर कोई वितंडा नहीं खड़ा किया, उसको लेकर कोई इस तरीके का अनाप शनाप बयानबाजी नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि भैया अंततः इस देश के हित में आप एक विपक्ष के होने के नाते अच्छी से अच्छी डील ला पाओ। क्योंकि हम लोग कई बार कहानी सुनते हैं ना कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो कोई विषय था ये डंकल वगैरह, जो उस वक्त भी ट्रेड डील तरह तरह से चला करती थी, WTO की जो कंडीशंस आती थी, तो ऐसे ही कुछ था। तो प्रधानमंत्री ने बुलाकर, और सोमनाथ चटर्जी और इन लोगों को बुलाकर कहा कि भैया, इंद्रजीत गुप्ता वगैरह को, कि आप लोग हमारे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि एक थोड़ा बार्गेन पावर मिलती है ना, कि आप जाकर विदेशी शक्ति के आगे कहते हो कि भाई हम ये नहीं कर पाएंगे, हम लोकतंत्र है, हमारा विपक्ष जो है इसका विरोध कर रहा है। तो एक स्ट्रेटेजिक विपक्ष और सत्ता पक्ष का एक तालमेल होता है, वो इस देश में वर्षों तक चलता रहा। लेकिन आप जब आए विपक्ष में, तो अब आपसे वो भूमिका हो नहीं पा रही है। अब आप बेचैन हो, आप तरह तरह के तमाशे कर रहे हो, और ये करते करते अब अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो कि आपकी नीयत ही खराब है, आपकी नीयत में खोट है, और आप भारत के ही विरुद्ध खड़े हुए हो।
और ये जितना ही हर बार राहुल गांधी मुंह खोलते हैं ये और ज्यादा पुष्ट हो जाता है, और जब ये बार बार पुष्ट होता है तो अंततः कांग्रेस पार्टी की कब्र और ज्यादा खुदती जाती, जिसके लिए उनका इकोसिस्टम आए दिन नरेंद्र मोदी का नाम लेकर जेएनयू और यहाँ वहां नारे लगवाता है। कब्र तो उनकी खुद रही है और उसमें वो स्वयं जाने की तैयारी में है। आप ये सोचिए, उन्होंने कहा कि जो डील जिस तरह से हुई है अचानक से, वो तो ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज हो गए पीएम मोदी, किसी प्रेशर में घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, एप्स्टीन फाइल आ गई है। सर, ये राहुल गांधी क्या इसलिए बोल रहे थे कि उनको लग रहा था कि जो चाइना का मुद्दा, की देखिए कैलाश रिज पर टैंक चले आ रहे थे चाइना के, ये जो मुद्दा वो उठा रहे थे, जो हमेशा से उठाते हैं। अभी पिछले साल वो लद्दाख गए थे, आप याद करो, अपने पता नहीं कौन कौन से दोस्तों के साथ वहां पर बाइक पर घूम रहे थे, तब भी वो रायता फैलाकर आए थे। तो आपको लगता है कि राहुल को लग रहा था उनका इतना बड़ा मुद्दा है जो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में छपेगा, लेकिन उस पर पानी फेर दिया इस डील ने और अब उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। तो आपको लगता है ये बौखलाहट है जो इस तरह की बातें कर रहे थे कि एप्स्टीन फाइल आ गई है, कॉम्प्रोमाइज हो गई? क्या मतलब था इनका? और सच्चाई मैं जानता हूं या मोदी जी जानते हैं? पूरी दुनिया जानती है सर उनकी सच्चाई। तो देखिए, एप्स्टीन फाइल में तो कांग्रेस पार्टी खुद फंसी हुई है ना। मीरा नायर जो को पद्मश्री आपने दिया था, मदर टेरेसा को आप गोदी में लेके घूमते रहे थे, जिन मतलब बच्चों को जो जिस तरीके से गोद लेने के नाम पर और विदेशों में भेजा जाता था, उन बच्चों का क्या प्रयोग होता रहा होगा सब जानते हैं। तो ये जो परवर्टेड लोग हैं, जिस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज का भारत में एक लंबे समय तक एक तांडव चलता रहा, इनका तमाशा चलता रहा, और ये लोग क्या करते थे भारत में, इनके ये जितने भी आदिवासी क्षेत्रों में और जगहों पर जो ये सहायता और जो हेल्प कार्यक्रम करते रहे, ये वही तो होते थे ना। जो इनका एक आप लोग एक क्लिप देखते होंगे कि नागालैंड में इनके नेहरू जी ने साधुओं के जाने पर प्रतिबंध लगाया था। जो एक जिस व्यक्ति के कहने पर उन्होंने ये प्रतिबंध लगाया था, वो खुद एक ऐसा ही परवर्टेड आदमी था, और जो जिसके ऊपर आरोप लगे थे इसी एप्स्टीन फाइल जैसी हरकतें करने के लिए। तो ये एक लंबा समय रहा है, इन्होंने अपने तरीके से उस कार्य को किया है, और अभी इसमें इस पूरे तंत्र में इन्हीं के ही लोग हैं, ये इन्हीं से ही जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या कि अगर नहीं भी जुड़े हुए हैं, अगर हम छोड़ देते हैं, अगर उस सब तू में नहीं पढ़ते, ये एप्स्टीन फाइल से कुछ लेना देना नहीं है। हरदीप पुरी ने एक का एक नाम आया था पिछले कुछ समय से, ये लोग उनको लेके तरह तरह की फालतू मतलब बातें कर रहे थे। पता चला कि वो वहां पे भारत का वो व्यापार बेच रहा था आदमी। मतलब भारत का मंत्री जहां पे भी गया वो अपना काम कर रहा था, उसको और किसी से कहीं से मतलब नहीं था। वो वहां पे भी धंधे की बात कर रहा था, वहां पे भी बात कर रहा था कि भारत में आके निवेश करो। तो कहने का तात्पर्य इससे कुल मिला के यही है कि कोई इसमें लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसी अफवाहबाजी पे और कांग्रेस पार्टी का तंत्र इसी अफवाहबाजी पे सरवाइव करता है। इस पे सरकार को कुछ नहीं बोलना चाहिए, इस पे सरकार को कुछ कहना भी नहीं चाहिए, इस पे कहीं इनको आके फ्रंट पे करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जरा सा आपने प्रतिक्रिया दी, ये नेटवर्क तैयार बैठा हुआ है। और ये आज आपको याद करिए, जिस दिन फाइल रिलीज होनी थी, जिस समय अमेरिका में, उससे पहले कि कल सरकार गिर जाएगी, ये 5-6 गए हुए थे अमेरिका, ये आशुतोष की नेतृत्व में ये जो सब पूरी एक लभेड़ गई थी, जो 1 महीने तक या कुछ 2 महीने तक ये अमेरिका में रहे थे, और वहां से ये सारा ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेकर आए थे। ये बिके हुए लोग हैं, अंततः इनको यही सब करना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये खुद अपने जीवन में इसी तरीके की एप्स्टीन फाइलों में विचरने वाले लोग हैं। इनकी खुद की अपनी छोटी छोटी एप्स्टीन फाइल्स हैं, और बस वही बात है कि नरेंद्र मोदी इस मामले में मतलब बहुत उदार माना जाए या क्या कहा जाए, वरना तो इनकी जिस दिन इनकी खुलनी शुरू होगी समझ में आ जाएगा भाई नरेंद्र मोदी पे इन्होंने क्या नहीं किया, किन किन चीजों को लेकर तरह तरह के ये जितने भी ऑपरेशन, एक क्या मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि कुछ थे जो जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके तब भी चरित्र हनन के कई प्रयास हुए। यही तहलका की जो तरह तरह के नामों से जब खोला था इन्होंने, तो ये प्रधानमंत्री को लेकर अंततः जो तहलका का एडिटर था तरुण तेजपाल, वो स्वयं ही उसी तरीके के एप्स्टीन फाइल जैसे स्कैंडल में फंसा। तो ये आज तक पिछले 2002 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी को, भाजपा के अन्य नेताओं को तरह तरह की इस तरीके के आरोपों में फंसाने का प्रयास करते रहे। और ये तो ऐसा तमाशा होता है ना कि आप झूठ भी बोल दो तो 10 लोग तो विश्वास कर ही लेंगे कि हाँ कुछ तो चल ही रहा होगा। आप फर्जी कोई भी फोटो चला दो, कुछ भी इस तरीके का वीडियो चला दो, आज तक अगर हो बचता तो ये नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री बन पाते? आपने क्या नहीं छोड़ा, उस आदमी को सुप्रीम कोर्ट तक आपने घसीटा, आपने उसको मतलब सीबीआई और तमाम तरह सीबीआई मतलब
SIT तक की पूछताछ में बिठाए रखा घंटों तक। तो बचा क्या है? अगर एक छोटा सा भी एक तिल भी होती ना, तो आज इस देश में ताड़ बन चुका होता और प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी नहीं होते। इन्होंने झूठ बुलवाया, स्वामी से झूठ बुलवाया कि चाइना गए थे, पता चला तारीख ही नहीं मैच कर पाई। इतना तो इनका फैक्ट चेक कमजोर है। तो अंततः ये बातें ये करते रहेंगे और इनकी कहानियां सच्चाई, इनकी सच्चाई जो है देश के सामने लोगों को पता है। और हाँ, ये है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगातार खंडन होते रहना भी आवश्यक है। अगर बिल्कुल इनको हम छोड़ दें, बिल्कुल हम इसके बारे में, मतलब सरकार को अपनी तरफ से इस पे नहीं बोलना चाहिए। सरकार अगर बोलेगी तो फिर इनको मौका मिलेगा, लेकिन जनता को सच्चाई फिर भी पता होना चाहिए, अलग तरीके होते हैं उसके। आपको लगता है कि इसके पीछे कोई टूल किट को लेकर चल रहे हैं, ये चाइना को लेकर, क्योंकि चाइना प्रेमी तो है ये, और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की नजदीकियां कुछ ना कुछ RSS से भी बढ़ रही हैं, बीजेपी से भी बढ़ रही हैं। वो भी परेशान कर रहा होगा इनको कि ये कैसे हो गया, MOU तो हमने किया था 2008 में। तो देखिए, वो राजनीतिक पार्टियां तो अलग अलग देशों की एक दूसरे से मिलती रहती हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। MOU कोई नहीं करता, MOU सिर्फ इनके पास है। बिल्कुल सही कहा आपने कि MOU वाले हैं ये। लेकिन अंततः जो है वो देखिए, जो भी है, इनको ईर्ष्या ये कि इनका सारा तंत्र भरभरा कर गिर रहा है। ट्रंप ने भी उसी दिन डील इसलिए कर ली क्योंकि ट्रंप को भी मालूम है, भाई अब तक जितनी बार वो कह रहा था कि मैंने डील कराई, मैंने सीज फायर कराया, तो जब वो बोल रहा था तो वो क्यों बोल रहा था? क्योंकि उसको मालूम था कि भारत में एक ऐसा लूज कैनन बैठा हुआ है जो इस चीज को लेकर वहां पर न्यूसेंस क्रिएट करेगा। उसको विश्वास राहुल गांधी पे था और राहुल गांधी वो काम कर रहे थे। जो भी अनशन बोल रहा था उसको यहाँ पर ये एम्पलीफाई कर रहे थे। तो अंततः जो है राहुल गांधी पर ट्रंप का भी तो विश्वास टूट गया ना कि ये आदमी कैसे दगे कारतूस पे, मैंने कैसे, मतलब किस घोड़े पे दाव लगाया कि जो मतलब कुछ कर भी नहीं पा रहा है, और इसके भरोसे बैठे तो हमारी जो ये यूरोप से भारत धंधा करेगा और हम जो है बैठे रह जाएंगे अपना ठन गोपाल। क्योंकि भारत सबसे बड़ी मार्केट है, चाइना मार्केट के तौर पे खुला नहीं हुआ है उनके लिए। भारत के बाजार को ज्यादा देर तक वो इग्नोर नहीं कर सकते। 50% टैरिफ लगाने का मतलब यह है कि भारतीय उत्पाद तो फिर भी जा रहे थे, भारत का तो एक्सपोर्ट बढ़ गया, 14% एक्सपोर्ट बढ़ गया, थोड़ा मोड़ा नहीं बल्कि 14% बढ़ गया इस प्रतिबंध के बाद। और जो अमेरिका को जो जा रहा था, भारत का एक्सपोर्ट हो रहा था, उस प्रोडक्ट का दाम अमेरिकियों के लिए बढ़ गया। भारतीयों को क्या था भाई, टैरिफ, आप 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस पे अगर मान लीजिए 50 रुपए वहां की सरकार जो है वो टैरिफ लगा रही है, तो वो सामान 150 रुपए का हो जाएगा। तो भारत की जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट जा रहे थे वहां पे 150 रुपए के बिक रहे थे। मतलब वो प्रीमियम कौन पे कर रहा था? अमेरिका की जनता पे कर रही थी, भारत की जनता थोड़ी पे कर रही थी। हमारे आपको कोई फर्क नहीं था। और मतलब कहीं ना कहीं डॉलर में एडजस्ट करके सरकार ने उसको भारतीयों के लिए, और नहीं तो पॉजिटिव लाने का पर्याप्त वो किया कि भाई डॉलर गिर रहा है, थोड़ा डॉलर का जो ये नरमी है उससे भारतीयों को ही लाभ था। अब ये जो है वो अंततः राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो रघुराम राजन जैसे जो सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार, वो भी देखिए खिसियाए घूम रहे हैं 2 दिन से। उनको भी समझ में नहीं आ रहा, अंटशंट बहुत बोल रहे थे वो पिछले कुछ दिनों से। अंततः सारे खिसियाए ही घूम रहे हैं। एक मैगजीन है पॉलिटिको, जो दुनिया की सबसे अच्छी कमेंटेटर्स कही जाती है, उसने ये छापा कि सबसे बड़ा हार्ड बार्गेनर, ये डील दुनिया में सबकी नजर थी, ये दुनिया के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण डील थी। और उसके बाद उसने ये छापा है कि पीयूष गोयल को उसने सबसे बड़ा हार्ड बार्गेनर कहा है। उसने ट्रंप को नहीं कहा है, ट्रंप को कहीं उसमें काउंट नहीं किया है। तो वो हार्ड बार्गेन जो व्यक्ति कर रहा है, जिसने अपने फेवर में घुमाया है, वो अगर उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है, उनके भी कॉम्प्लेक्सेस होंगे, नरेंद्र मोदी को बोलने में उनकी हेठी हो रही होगी, लेकिन अंततः वो क्या स्थिति रही कि वो ट्रंप को क्रेडिट नहीं दे पा रहे हैं। और आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था मोदी के लिए कि वो बहुत हार्ड बार्गेनर है, उनके साथ बात करना आसान नहीं है, उनके साथ डील आसानी से नहीं हो सकती, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। लेकिन एक चीज और है कि अभी तो 8 सांसद कांग्रेस के, उनको पूरे सेशन के लिए सस्पेंड भी किया गया है। अभी तो उसके लिए भी आज रोना गाना होगा संसद में। हाँ, मतलब देखिए, वो एक तरह की तकनीकी चीज है। मतलब उस पर हम, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि उनका सस्पेंशन वापस भी ले लिया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अंततः संसद है, संसद की कार्रवाई चलनी चाहिए, और उसमें जब सरकार उत्तर देगी तो कांग्रेस पार्टी को बायकॉट करने के लिए भी कुछ सांसद चाहिए होंगे। भाई 8 सांसद तो उनका करीब करीब कितना, मतलब 1% तो हो ही गए, 10%, सॉरी। तो 10% जो है उनके सांसदों का अगर वो हो गया तो अंततः देखिए, जब जवाब दिया जाएगा, जब पॉइंट टू पॉइंट उत्तर दिए जाएंगे, तो यही राहुल गांधी भागते हुए नजर आएंगे, और ये 2-3 दिन में होगा। तो अब देखिए डील हो गई है, अब खिसियानी बिल्लियां क्या करें सर, खंबा ना
नोचे तो और क्या नोचे, अच्छा है ये जितना मुंह खोलेंगे उतना एक्सपोज होंगे। अभी ईयू के साथ हुई डील नहीं भुला पा रहे थे और अब अमेरिका के साथ भी डील हो गई, तो फिर इसका गुबार कहीं तो निकलेगा। तो देखते हैं आज दिन में क्या कुछ होता है, लेकिन आपने समय निकाला चंद्र प्रकाश जी, बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।